हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि इस सेशन में हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के नियम पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं उसकी, जो कि वीडियो है जिसमें डे 3 था। आज हमारा डे 4 है। इस डे 4 में हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेज होती हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट किस सेंस में देखिएगा, चाहे वो आपका क्या कहिए कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज कॉमन है। ठीक है, डिफरेंस कैसे होता है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज आती है, कौन सी आती है भाई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज होने पर हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट के बजाय इसके साथ में यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है तो हम कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। अब इनको पहचानेंगे कैसे, ये भी सवाल है कि कब हमें पता चलेगा कि हम जो बना रहे हैं वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए बड़ी आसान सी बात क्या है कि जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है ना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके 4 होते हैं, जिसमें से एक कुमुलेटिव होता है, ठीक है ना, एक आपका एडवर्सेटिव होता है, फिर एक अल्टरनेटिव होता है और उसी तरह से एक होता है इलेटिव। ठीक है। तो जब ये 4 कंजंक्शन आपको मिलेंगे और चारों, जैसे इलेटिव जो लास्ट वाला है, अगर रिलेटिव की बात करिए तो इसमें सो, फॉर और आपका 10 आता है। ठीक है, ये 3। अगर हम कुमुलेटिव की बात करें तो उसमें एंड आ जाता है और एज वेल एज आ जाता है। एज वेल एज इसी में रखिएगा। हाँ ठीक है। और अगर आप बात करते हैं किसकी, एडवर्सेटिव की, तो एडवर्सेटिव का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? विरोध दर्ज करा रहे हैं या विरोध उत्पन्न हो रहा है उन सेंटेंसेस से, तब वो हमारे एडवर्सेटिव से बनते हैं। अगर आपको इतनी कठिनाई नहीं याद रखना है तो देखिए, एंड, बट, और, सो, फॉर, येट, नॉर, ये दिया हो या आइदर और दिया हो या नाइदर नॉर दिया हो, नॉट ओनली बट आल्सो दिया हो, एज वेल एज दिया हो या आपका बोथ डॉट डॉट एंड दिया हो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज करने पर आप 2 सिंपल या 3 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भाई, इंट्रो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख लें और अपने पीडीएफ में नोट कर लें। एज वेल एज, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट ऑल्सो, ठीक है, और बोथ डॉट डॉट एंड, ये 3 आप और जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है। जब किसी एक व्यक्ति की, एक वस्तु की 2 विशेषताएं दी गई होंगी तो उस कंडीशन में इन तीनों का यूज करते हैं एंड के साथ में। ठीक है भाई। बाकी देखिए, जो ये आपका बट और येट है, तो बट और येट आपके विरोध को दर्ज कराते हैं। ठीक है। और ये जो आपका सो है, फॉर है और 10 हमने जो अभी बात की थी, इससे परिणाम शो होता है। ठीक है ना। ये और नॉर और नीदर नॉर, ईदर और, इससे जो है विकल्प शो होता है। और ये जो आपका एंड और अभी जो 3 अपन ने बात करी, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड, इनसे जो है साधारण अर्थ वाले, यानी जब किसी एक नाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए क्या किया गया हो, 2 विशेषताएं दी गई हों, उस कंडीशन में आप क्या करिए, इनका यूज करिए और सिंपल को कंपाउंड बना दीजिए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सिंपल से कंपाउंड बनाने का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे नियम की। नियम पहला, एडिशन, यानी सिर्फ जोड़ करके, यानी एंड वगैरह का यूज करके, एज वेल एज का यूज करके। ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड द एग्जामिनेशन। ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड द एग्जामिनेशन। इसको आप सो से भी बना सकते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जामिनेशन, तब भी कंपाउंड रहेगा, एंड से जोड़िएगा तब भी कंपाउंड ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह का यूज कैसे करिएगा वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है ही इज रिच,
पहला सिंपल सेंटेंस फुल स्टॉप लगाइए, ही इज काइंड कर दीजिए, या ही इज रिच, ही इज काइंड। वैसे जो अमीर होते हैं वो मुश्किल से ही आपको दयालु मिलेंगे, बड़े घमंडी टाइप के हो जाते हैं ये। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो ना कि देखिए यहाँ पर ही दिया है और दोनों बार ही के लिए एक रिच आया है और एक काइंड आया है, यानी जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो अमीर भी है और काइंड भी है, तो उसको बनाइएगा एंड से, तो लिखेंगे ही इज रिच एंड ही इज काइंड। एक बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए इस समय कि क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज रिच एंड काइंड, लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन होगा क्या, जब आप एंड के बाद में कोई दूसरी, क्या कहते हैं इसको, फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसलिए आपको फाइनाइट वर्ब को रिपीट करना पड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस दिखाने के लिए। ठीक है भाई, इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं एज वेल एज, जैसे ही इज रिच एज वेल एज काइंड, ही इज रिच एज वेल एज काइंड। अब यहां पर इज दोबारा फॉर आपको फॉर फाइनाइट वर्ब की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज वेल एज जो लगा हुआ है वो काफी है कंपाउंड सेंटेंस को बताने के लिए। इसको आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाइए, तो ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड। ठीक है, अब इसको बोथ डॉट डॉट एंड से बनाना होगा, तो ही इज बोथ बोथ आर रिच, सॉरी ही इज बोथ रिच एंड काइंड। ठीक है भाई, तो ये चारों आप एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एडिशन वाले में। नेक्स्ट आइए देखिए, कंट्रास्ट बोध, सॉरी विरोध के लिए बट और येट का यूज होता है, येट भी जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, येट, जब दो वाक्यों में विरोध या विपरीत भाव हो तो बट का प्रयोग करें, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, बाकी हम अपने एग्जाम्पल अलग देखेंगे। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज, ये दिया हुआ ही इज पुअर, कॉमा लगाइए, ध्यान रखिएगा, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड कहलाएगा। अगर इसको आप बनाना चाहते येट से, तो क्या यहां पर येट लग सकता था, तो हमारा जवाब होगा नहीं, येट आप नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर येट लगेगा तो फिर यहां पर ही से पहले दो या ऑल दो का यूज करना पड़ेगा। ठीक है साहब, दो या ऑल दो का यूज करना पड़ेगा अगर आपको बट के बजाय येट लगाना है। और अगर पहले से उसमें दो या ऑल दो दिया है तो बट नहीं लगेगा, फिर येट लगेगा आपका। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन बट की जगह पर आप स्टिल का जरूर यूज कर सकते हैं। बट और स्टिल एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है, लेकिन जो येट है इसके लिए हमें दो और ऑल दो की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब आपके सामने रिजल्ट पेश किया जाए, जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य का परिणाम हो तो सो का प्रयोग करें। इट वॉज रेनिंग हैविली वी स्टेड एट होम, कस की बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पे रुके रहे, तो इट वॉज रेनिंग हैविली सो वी स्टेड एट होम। ठीक है भाई, बस आसान सी बात है। जहां कहीं भी, जैसे अभी जो पहले ऊपर सेंटेंस आया था, ही इज क्लेवर, फुल स्टॉप लगाइए, ही पास्ड द टेस्ट, वो क्योंकि चालाक है, वो चालाक है इसलिए उसने टेस्ट पास कर लिया, तो ही इज क्लेवर। ठीक है, क्या बनेगा, ही इज क्लेवर सो ही पास्ड द टेस्ट। हो गया। ठीक है भाई, तो ये सो का यूज हो जाएगा। तो जब सो का यूज करिएगा तब भी आपका क्या बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। चॉइस की बात करिए, जब विकल्प का भाव हो तो और का यूज करें, हरी अप यू विल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी करो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अब यहां पर जो और है ना, इसका अर्थ या नहीं है, बल्कि जो इसका अर्थ है वो क्या है भाई, नहीं तो या अन्यथा है। ठीक है, नहीं तो या अन्यथा के सेंस में और का यूज होता है जब ये अकेले होगा। ठीक है, आइदर और है तो अलग अर्थ निकलता है,
और अगर वेदर के साथ में और का यूज हुआ है तो फिर वो अलग अर्थ देता है। ये हम कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे इसकी। तो ये क्या बनेगा, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। ये नीचे आपका दिया हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, हरी अप, सॉरी, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। ये आपका कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव चॉइस, मतलब जब दो बार ना दे दिया जाए किसी सेंटेंस में, यानी दो बार नॉट का यूज होगा तो क्या करिएगा, ही डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट ड्रिंक, यानी वो ना तो स्मोक करता है और ना ही ड्रिंक करता है, तो ही नाइदर स्मोक नॉर ड्रिंक। बस आपको सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, अगर मान लीजिए, चलिए इसको ऐसा ध्यान रखिए, अगर डज, डू और डिड है तो ये दो तीनों रिमूव हो जाएंगे। इनके अलावा कोई भी सहायक क्रिया है तो वो इनके साथ में बनी रहेगी, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो ही डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट ड्रिंक, तो क्या बनाइएगा इसको कंपाउंड, ही नीदर स्मोक नॉर ड्रिंक। चलिए नेक्स्ट आ गया है हमारा रीजन। रीजन के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जब दूसरा भाग कारण बताता हो तो फॉर का यूज करिए, आई कैन नॉट गो आउट, आई एम इल, मैं बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, तो आई कैन नॉट गो आउट फॉर आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार था। नॉर्मली हम फॉर के अर्थ को जानते हैं कि फॉर का जो यूज है वो के लिए यूज होता है, के लिए के सेंस में यूज होता है, ऐसा कह दीजिए। लेकिन जब इसे एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, ये अभी प्रीपोजिशन है भाई, क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये आपका एक कंजंक्शन बनता है तो इसका अर्थ हो जाता है क्योंकि। ठीक, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सुन लीजिए। अगर फॉर की बजाय आपके दिमाग में आ रहा है बिकॉज से क्यों नहीं बना सकते हम, आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज आई एम इल, बना सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन फॉर लगाइएगा तो कंपाउंड बनेगा, बिकॉज लगाइएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यही खेला है। इसीलिए कंजंक्शन आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं। जो बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है और जो फॉर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड बनते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया हो चल रहा है सेशन। आगे देखिएगा, एक छोटी सी बात, ये जिस पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपकी पीडीएफ काम आ सकती है आपकी तैयारी में, भले ही आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रामर पूछी जाती है, ये नोट्स आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 9838818140 पर हमें मैसेज करिए और हमें बता दीजिए कि हमें ग्रामर के नोट्स चाहिए हैं। तो हम यहाँ से आपको एक क्यूआर भेज देंगे। क्यूआर भेजने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 299 पे करने हैं ओनली, सिर्फ 299 रुपए आप पे करेंगे और इधर से आपकी इस ग्रामर के नोट्स को हम आप तक पहुंचा देंगे। बहुत आसानी से आप देख ही रहे हैं कि हमने बिल्कुल नियमों को, जो बड़े कठिन आपको शब्दों में मिलेंगे किताबों में, बड़े आसान ढंग से हमने उनको आपके सामने पेश किया है। और इस पीडीएफ को, इस नोट्स को तैयार करने के लिए हमने एआई की भी ठीक ठाक मदद ली है। और वो इसलिए क्योंकि आप आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आप एआई क्वेश्चंस ज़रूर देखेंगे, और अभी भी कुछ एग्ज़ाम में हमने देख ही लिए हैं, इसलिए हमने एआई का भी खूब सहारा इसमें लिया है ताकि आप किताबी तैयारी भी कर पाएँ और एआई वाली भी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो आप इसको कहिए कि आपको एआई वाली पीडीएफ नोट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगी। बस आपको 9838818140 पर हमें व्हाट्सअप कर देना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के जो नोट्स हैं वो हम आपको 299 में दे रहे हैं। बिल्कुल गजब के इसमें आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद में उसमें हमने वन लाइनर इस तरह से जोड़ेंगे, पूरा टॉपिक आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर उन नोट्स के सैंपल आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करिए, उसमें टीजीटी लिटरेचर के पूरे प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें 6-7 वीडियो होंगे, उनसे आप वहाँ पर सैंपल भी देख सकते हैं हमारी पीडीएफ का। और मान लीजिए आप पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 399 पे करना है। ठीक है, तो जो भी नोट्स आपको चाहिए वो हमें आपको लिख के व्हाट्सएप में भेजने हैं, हम इधर से आपको प्रोवाइड करा देंगे एक छोटी सी मिनिमल सी फीस के बाद में। ठीक है भाई, चलिए। तो अनएक्सपेक्टेड
कंट्रास्ट, यानी ये भी विरोध की ही बात करता है। येट, जब विरोध का भाव हो लेकिन आश्चर्य भी हो तो येट का प्रयोग करें। ही इज वेरी रिच, ही इज अनहैप्पी। हाँ, ये सही बात है कि यार वो अमीर तो है लेकिन यार वो नाखुश भी है, यानी दुखी भी है। ऐसा क्यों? जबकि हम लोग क्या मानते हैं कि बहुत पैसा होगा तो हम हर चीज खरीदेंगे तो खुश रहेंगे। तो ही इज वेरी रिच येट ही इज ऑनेस्ट। आप येट का नियम अगर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पर दो और ऑल दो की कंडीशन होती है। विदाउट दो एंड ऑल दो यू कांट यूज येट। ठीक है, तो आप उसको बनाइएगा, दो ही इज वेरी रिच येट ही इज अनहैप्पी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा नियम नंबर 8, इंपरेटिव और रिजल्ट की जब बात की जाए, यानी यदि पहला वाक्य आपका आदेश या सलाह हो और दूसरा परिणाम बताए तो एंड या और का प्रयोग किया जा सकता है। वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, ये बना हुआ है, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इसी सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, तब क्या करिएगा? तो फिर इफ का यूज करेंगे। इसमें ये नियम ध्यान रखिए और इफ को ध्यान रखिए। इफ यू वर्क हार्ड, ये यू अपन पास से लगा देंगे क्योंकि हमें पता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है यू वो छिपा रहता है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कॉमा लगेगा, फिर यू विल सक्सीड। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रुकिएगा एक मिनट, चलिए। तो जब इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना रहेगा तो क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। लेकिन हम क्योंकि कंपाउंड बना रहे हैं तो दोनों के बीच में एंड रख दीजिए, आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स ये आप अपनी पीडीएफ में देख लीजिएगा, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको काम आएंगे आपके एग्जाम्स में, इनको भी देख लीजिएगा। एक हमने यहाँ पर ट्रिक भी बताई है फैन बॉयज करके, कि सारे आप इसके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना उनको याद कर सकते हैं फैन बॉयज को याद रख करके। फैन से क्या क्या हो जाएगा? फॉर, एंड और नॉर। बॉयज से क्या क्या हो जाएगा? पहले देखिए बट, और फिर ओ से और वाई से येट, और एस से सो। ठीक है, ये कुछ आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल जाएंगे। अब आने वाले सेंटेंस में हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या हमने इसमें सेंटेंसेस जोड़े हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एक मिनट रुकिएगा, पहुंच रहे हैं अपन। ऑल्दो का यूज़ ठीक है, यहाँ पर येट का यूज़ नहीं है ना। चलते रहिए चलते रहिए। पॉजिटिव डिग्री, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये आपको बड़े ही अच्छे से कम शब्दों में बताया है हमने, और बहुत आसान से शब्दों में हमने आपको नियम भी बताए हैं, विथ एग्जाम्पल बताए हैं। तो अगले सेशन में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, टीजीटी और पीजीटी और ग्रामर तीनों हमने प्लेलिस्ट चैनल पर अलग अलग बना दी हैं, जाइए विजिट करिए, आप आराम से देख लीजिए। वहीं पर आपको हमारी पीडीएफ या नोट्स का सैंपल भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? और अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आप तक पीडीएफ या नोट्स वो आसानी से पहुंचा देंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।